अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सीमा खान। आप देख रहे हैं देश के आवाज टीवी 24। देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले। इमरान खान जिंदा हैं, इसके सबूत सामने आ गए हैं। जेल में इमरान से उनकी बहन ने मुलाकात की है। पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद थी कि इससे पीटीआई कार्यकर्ता शांत हो जाएंगे, लेकिन इमरान के बयान ने सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी है। इमरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर तानाशाही को मंजूर नहीं करेंगे। अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि समय कितना भी लगे, लेकिन लड़ाई जारी रखेंगे। सेना चीफ मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को पता है कि मेरे खिलाफ सभी केस कोर्ट में खारिज होने वाले हैं, इसलिए अब मामलों को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की तैयारी हो रही है। ये सब दबाव बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है। इसके बाद माना जा रहा है कि सेना से समझौता नहीं, बड़े संग्राम की तैयारी में इमरान खान जुट गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में मची इसी उथल पुथल पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूरोप जंग चाहता है तो रूस इसके लिए भी तैयार। यूक्रेन में शांति की उम्मीद में अड़ंगा डालने पर भड़के पुतिन। ट्रंप के दूतों से की 5 घंटे तक बैठक। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ईरान को मजबूत बनाने में जुटा रूस। जल्द ही ईरान को मिलेंगे 16 सुखोई 35 फाइटर प्लेन। रूस ने शुरू किया ईरान के लिए विमानों के निर्माण का काम। वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला। कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने किया ऐलान, कहा पता है कि सबसे बुरे लोग कहां रहते हैं। और चलते चलते में देखेंगे कहां रहते हैं भविष्य जानने वाले लोग। इंसानों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे भी पढ़ने की होती है ताकत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और रूस एक दूसरे का मिलिट्री बेस का कर सकेंगे इस्तेमाल। रक्षा समझौते को रूसी संसद की मंजूरी। पुतिन के भारत दौरे से पहले ऐलान। जांच के बाद गजा से मिले नमूनों में बंधकों का अवशेष नहीं। रिहाई की चर्चा के बीच इजरायल का बड़ा दावा। भारत ने श्रीलंका के पीड़ितों को भेजी और मदद। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत सेना की टुकड़ी पहुंची। श्रीलंका में चक्रवात दितवाहा ने मचा दी है तबाही। और खालिदा जिया की सेहत नाजुक। अचानक अस्पताल पहुंचे बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुख। जल्द ठीक होने की कामना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं। जेल में शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें तोड़ने की कोशिश जरूर हो रही है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद इमरान से मुलाकात करने वाले उनकी बहन उज़मा खान ने इमरान की सेहत से लेकर सरकार के टॉर्चर तक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पाकिस्तान में करीब 1 सप्ताह से इमरान की मौत की खबरें चल रही थी। दावे किए जा रहे थे कि सेना ने जेल में इमरान खान को फांसी दे दी है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे और इन प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ा और इमरान खान की बहन को इमरान से मिलने की इजाजत देनी पड़ी। उज़मा के साथ हुई मुलाकात के बाद इमरान खान की मौत की खबरों पर जरूर ब्रेक लग गया है, लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इमरान खान ने उज़मा से मुलाकात के बाद कहा कि मुझे पिंजरे में बंद करके टॉर्चर किया गया और जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया गया। मुझे अकेले कैद में रखा गया है। मेरे सेल की बिजली 5 दिनों तक बंद रही। मेरा सेल ओवन की तरह गर्म होता है। मुझे 10 दिनों तक सेल में बंद रखा गया। मुझे अपने बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मुझे वही सुविधाएं मिल रही हैं जो मौत की सजा पाए जाने वाले कैदी को मिलती है। सेना ने मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर सकते थे कर लिया है। अब उनके पास बस मुझे जान से मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। आईएसआई मेरी कैद से जुड़े सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को कंट्रोल करती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मुझे कुछ भी होता है तो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई जिम्मेदार होंगे। इमरान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर तीखा हमला करते हुए कहा कि असीम मुनीर इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह है और दिमागी तौर पर अस्थिर है। इसके राज में जुल्म का लेवल बेमिसाल है। असीम मुनीर अपनी पावर की हवस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इमरान ने मुनीर की नीतियों को देश में आतंक बढ़ने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक और अपने ही लोगों पर ऑपरेशन से आतंकवाद और भड़का है। आज हालात बेकाबू हैं और मुझे इसका गहरा दुख है। इसके साथ ही इमरान ने पख्तूनख्वा में गवर्नर पीटीआई सरकार को बर्खास्त करने की खबर पर भी खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा, जो लोग गवर्नर रूल की धमकी दे रहे हैं वो उसे आज ही लगा दें, फिर देखेंगे क्या होता है। केपी के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी दबाव में झुक नहीं रहे, मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें फ्रंट फुट पर खेलते रहना चाहिए, मेरे पूरे समर्थन के साथ। इस बीच इमरान ने 2 बड़े फैसले किए हैं, जिसमें पीटीआई के उन नेताओं पर सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में शामिल हुए। इमरान ने कहा कि हम हर तरह की मुश्किलें झेल रहे हैं और कुछ लोग उन्हीं के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। ये बेहद दुख देता है। ऐसे नेता पीटीआई में मीर जाफर और मीर सादी की भूमिका निभा रहे हैं। इमरान खान ने बड़ा फैसला लेते हुए पीटीआई की राजनीतिक समिति भंग कर दी। पार्टी के महासचिव सलमान अकमर रजा को नई शॉर्ट टर्म कमेटी बनाने की पूरी छूट दे दी है। उन्होंने शाहिद खट्टक को नेशनल असेंबली में पीटीआई का संसदीय नेता भी नामित किया।
साफ है, पाकिस्तान की सरकार इमरान खान समर्थकों के सामने झुकती दिखाई दे रही है। 1 महीने बाद इमरान के बारे में खबर तो आ ही गई कि वो जिंदा है, लेकिन इमरान ने जिस तरह से अपने समर्थकों से कहा है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, उसके बाद साफ हो गया है कि मुनीर के लिए रास्ता आसान नहीं है। वैसे भी शहबाज सरकार भी मुनीर के साथ खेला करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुनीर को सीडीएफ बनाने का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि सेना चीफ के रूप में उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ आदिल रजा ने भी सीडीएफ पद पर दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हाल ही में हुई जंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एयरफोर्स की थी, इसलिए सीडीएफ का पद उन्हें मिलना चाहिए। यानी सीडीएफ पद मुनीर को मिलेगा भी या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। अब अगली खबर में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग खत्म नहीं करना चाहते, वो जंग लड़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि जंग से उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं कि अगर जंग नहीं रोकी तो उनकी कुर्सी के साथ ही पूरा यूक्रेन भी चला जाएगा। रूस धीरे धीरे कर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप की तरफ से दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने की कोशिश की जा रही है। 28 सूत्रीय एक प्रस्ताव वो लाए हैं, जिस पर जेलेंस्की के साथ अमेरिकी अधिकारी मीटिंग कर चुके हैं। इसके बाद ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मॉस्को पहुंचे। 5 घंटे तक पुतिन के साथ बैठक की, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। इस बैठक के बाद क्रेमलिन की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि ये बैठक बेनतीजा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि अभी भी काफी काम बाकी है। अभी तक ऐसा कोई संयुक्त प्रस्ताव नहीं तैयार हो पाया है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सके। अमेरिका की कुछ बातें रूस मानने को तैयार है, लेकिन कई सुझाव ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं हो सकती। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रपोजल की बुराई या नेगेटिव बात नहीं छिपाई। दरअसल रूस यूक्रेन के कुछ शहरों पर दावेदारी कर रहा है, जबकि रूस के दावे को यूक्रेन और यूरोप मानने को तैयार नहीं है। पुतिन ने साफ कह दिया कि अगर यूरोप जंग शुरू करेगा तो रूस को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुतिन ने कहा कि यूरोप ने रूस के साथ संपर्क तोड़कर खुद को शांति वार्ता से बाहर कर लिया है। शांति प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है जब सभी पक्ष बातचीत के लिए गंभीर हों। इस बीच यूक्रेन के पक्रोव्स्क शहर पर कब्जे को लेकर लड़ाई तेज हो चुकी है। पुतिन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने पक्रोव्स्क पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन ने रूस के दावे को खारिज किया है और कहा है कि शहर में अभी भी लड़ाई जारी है। रूस पूरी तरह से शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है, यानी यूक्रेन ने ये बात तो मान ली है कि शहर के अधिकांश हिस्से पर रूस का नियंत्रण हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर में बात करेंगे ईरान की। ईरान हो या इजराइल, दोनों ही देश ये मानते हैं कि उनके बीच भविष्य में जंग होनी है। कब होगी, बस इस पर सवाल है, और यही कारण है कि दोनों ही देश अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस बीच हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था। यूक्रेनी हैकरों ने रूसी रक्षा नेटवर्क में सेंधमारी की थी, जिसमें कई दस्तावेज उसके हाथ लगे थे। इन लीक दस्तावेजों के हवाले से कहा गया था कि ईरान ने रूस से सुखोई 35 विमानों की डील की है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। रूस के कॉम्सोमोल्स्क और अमूर एविएशन प्लांट यानी क्नास में ईरान को दिए जाने वाले सुखोई 35 विमान के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। एक साथ 16 फाइटर जेट का निर्माण किया जा रहा है। 2027 में इन विमानों की डिलीवरी कर दी जाएगी। इसके बाद हर साल ईरान को 16 सुखोई 35 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे। कुल 48 सुखोई 35 विमान ईरान को सौंपे जाएंगे। दरअसल इस साल जून में इजराइल के साथ हुई जंग में ईरान को अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। ईरान की मिसाइलों ने तो जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन ईरान डिफेंस और लड़ाकू विमानों के मामले में कमजोर दिखाई दिया था। जंग के बाद ईरान ने सबसे पहले अपने डिफेंस सिस्टमों को अपग्रेड किया। खबरें तो यहां तक आ रही है कि रूस से ईरान को एक S-400 डिफेंस सिस्टम भी मिल गया है, लेकिन हवाई जंग में वो फिर भी कमजोर दिखाई दे रहा था। दरअसल ईरान की वायुसेना में अभी भी 1960 से 1970 के दशक के पुराने विमान, जिसमें F-4 फैंटम, F-5 टाइगर, F-14 टॉमकैट और MiG-29 जैसे विमान शामिल हैं, जो उनसे युद्ध लड़ रही थी। इनमें से भी कई विमानों की हालत खराब है, स्पेयर पार्ट्स की कमी है और कई विमान उड़ान योग्य भी नहीं बचे। इसलिए ईरान नए फाइटर जेट की तलाश में था, जो Su-35 पर खत्म हुई है। अक्टूबर 2025 में ईरान ने रूस से 48 सुखोई 35 खरीदने का लगभग 6 बिलियन यूरो, करीब 6.5 अरब डॉलर का समझौता किया है। ये रूस ईरान के बीच इतिहास की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील मानी जा रही है। और इन विमानों का निर्माण शुरू होने के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद ही उड़ गई है, क्योंकि ये विमान एक बार ईरान को मिल जाए तो फिर ईरान पर हवाई हमला और भी मुश्किल हो जाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां के लोग देख सकते हैं भविष्य। हम सभी की चाहत रहती है कि जीवन में आने वाली घटनाओं को जान सकें, ताकि हम अपने आने वाले कल को ठीक कर सकें। इसके लिए लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर समय ठहर गया है और वहां के लोग भविष्य देख सकते हैं। यकीन मानिए, वाकई में दुनिया में एक ऐसी जगह भी है
और इस जगह की जनजाति के रहस्य को जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। इस रहस्यमय जनजाति का राज इतना अजीब है कि वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बाडुई जनजाति के अनोखे गांव के बारे में। बाडुई जनजाति पश्चिमी जावा के कनेकस गांव में रहने वाला सुंडानी समुदाय है, जो जकार्ता से सिर्फ 4-5 घंटे दूर है। यहाँ रहने वाले बडुई लोगों को धरती का पहला इंसान कहा जाता है। इस जनजाति के लोगों की खास बात यह है कि इनके धर्म गुरुओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। वो किसी के मन में क्या चल रहा है बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी का भविष्य भी बता सकते हैं। गांव में लगभग सभी लोगों में किसी के मन को पढ़ने और भविष्य देखने की अद्भुत क्षमता है। इससे वो मन को पढ़ सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और किसी का भाग्य बदल भी सकते हैं। लेकिन बाहरी लोगों को उनके अनुष्ठानों को देखने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि इस गांव के लोग भगवान के सबसे नजदीक होते हैं। ऐसे में ये लोग भविष्यवाणी करने में एक्सपर्ट होते हैं। लाखों लोग इसे देखकर हैरान हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आज की तारीख में धरती पर ऐसी जनजाति भी मौजूद है जो सीधे भगवान से बातें कर सकती है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए